सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के लेकर लीजिए आपकी दोस्त समरीन मैं आपसे फिर से रूबरू हूँ। नाजरीन, मैंने ये सोचा कि आज मौसम बहुत अच्छा है तो क्यों ना ये फुर्सत के पल आपके साथ इस हरियाली के बीच बैठकर मैं गुजारूं। वैसे तो हम ख़वातीन को खुदा ने बहुत सारी ऐसी सलाहियतें दी हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में हर तरीके की मुसीबत और परेशानी को बहुत ही अच्छे तरीके से फेस कर लेती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें समझ नहीं आता कि इनका हल कैसे होगा, और अपने घर की और बाहर की जिम्मेदारियों में हम इस कदर मसरूफ़ हो जाती हैं कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान भी नहीं दे पाती। नाज़रीन, आज ये फुर्सत के पल हम आपके साथ गुजारेंगे और इन्हीं छोटी छोटी बातों पर बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम की रिवायत है कि सबसे पहले जो हमारा पहला सेगमेंट है उसमें हम आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी दिखाते हैं जो एक ऐसी खातून पर मबनी होती है जिसने अपनी ज़िंदगी में तमाम तरह की परेशानियों को देखा है, मुसीबतों को झेला है, लेकिन माशरे में अपनी पहचान बनाई है, इन सब से पार पाया है। तो आइए सबसे पहले पेश है आपके लिए ये मोटिवेशनल स्टोरी। शीला दावरे, जिन्हें आज हम मुल्क की पहली ऑटो ड्राइवर के तौर पर जानते हैं। उम्र महज 18 साल, हाथ की मुट्ठी में सिर्फ 12 रुपए लिए वो मुंबई से पूना आईं। करीब 80 की दहाई का वो दौर जब शीला ने शलवार कमीज पहनकर पहली बार ऑटो स्टार्ट किया। न सिर्फ समाज बल्कि शीला के घर वाले भी उनके इस पेशे से खुश न थे, लेकिन शीला ने ये ठान लिया था कि उन्हें ड्राइविंग का ही प्रोफेशन इख्तियार करना है। शुरुआत में एक फीमेल ऑटो ड्राइवर के साथ सफर करने में लोग कतराते, यहाँ तक कि किराए पर ऑटो देने से भी मना कर देते थे। लोगों की ऐसी सोच थी कि एक औरत अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती, लेकिन शीला दावरे ने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा और ये उनकी हिम्मत और खुद एतमादी का ही नतीजा है कि शीला दावरे का नाम पहली ऑटो रिक्शा ड्राइवर खातून के तौर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इस पूरे सफर में उन्हें उनके शौहर का खूब साथ मिला। आज उनकी खुद की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है। शीला दावरे की इस पहल को देखकर कहा जा सकता है कि अगर कुछ कर गुजरने का हौसला कायम हो तो हर वो काम मुमकिन है जिसे सिर्फ सच्चे दिल से ठान लिया जाए। वाकई नाज़रीन, इनकी कहानी को देखकर ये सबक मिलता है कि हमें ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर परेशानी का हल मौजूद है। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पिछली दफ़ा हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक इंटीरियर डिज़ाइनर से, जिन्होंने हमें बताया था कि हम अपने प्यारे से घर को और ज़्यादा प्यारा कैसे बना सकते हैं। उन्होंने हमें बहुत ही मुफीद टिप्स भी दी थी और आज हम आपको फिर से उन्हीं के पास ले जाएंगे। इसके साथ ही हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मोनिका जी से, जी हाँ, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और कुकिंग और बेकिंग क्लासेस भी चलाती हैं। वो हमें कुछ ऐसा बना के दिखाएंगी जो कि जायकेदार तो होगा, इसके अलावा वो सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। साथ ही हम फिर से आपको ले चलेंगे आप ही के किचन में, जहां बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके हम घरेलू नुस्खे तैयार कर सकते हैं और छोटे छोटे इमराज का इलाज भी कर सकते हैं। इसके लिए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे यूनानी डॉक्टर से। तो चलिए, आज तो वैसे भी हम यहाँ बाहर बैठे हुए हैं और इस हरियाली से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो यहीं से हम आपको लिए चलते हैं इन सभी एक्सपर्ट्स के पास। नाजरीन, हम ख़वातीन का ज़्यादातर वक्त तो किचन में ही गुजरता है और फिर एक लंबे अरसे तक लॉकडाउन भी रहा। ऐसे में हमारी सरगर्मियाँ और जिम्मेदारियाँ किचन में और ज़्यादा बढ़ गईं। भाई, सुबह के नाश्ते के बाद फिर दोपहर का खाना, शाम की चाय के साथ स्नैक्स और रात का डिनर,
और बीच बीच में हस्बैंड और बच्चों की और डिमांड्स। ऐसे में हमें ये भी फिक्र सताती थी कि हम ऐसा क्या बनाएं जो जायकेदार भी हो और न्यूट्रिशन से भरपूर भी हो। आज हम आपको लेकर आए हैं मोनिका जी के पास, जो बाज़ाब्ता एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और साथ ही वो कुकिंग और बेकिंग क्लासेस भी चलाती हैं। तो आइए चलते हैं सीधा उनके किचन। मोनिका जी, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लीजिए, हम आपके किचन में आ गए हैं। मोस्ट वेलकम। और मोनिका जी, हमने ये सुना है कि आप जो हैं केक बहुत जायकेदार बनाती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपसे केक बनाने की रेसिपी ली जाए। आप आज हमें बना के दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले कि हम किचन में चलें और आगे का काम करें, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आप पहले से ही एक न्यूट्रिशनिस्ट थी या फिर कुकिंग और बेकिंग क्लासेस चलाती थी, या कुकिंग और बेकिंग क्लासेस आपने अब चलानी शुरू करी? समरीन, कुकिंग और बेकिंग क्लासेस मैं पिछले 16 साल से चला रही हूँ। अच्छा। और न्यूट्रिशनिस्ट जर्नी मैंने पिछले 6 साल से स्टार्ट किया है। क्योंकि मुझे था कि जब हम इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हैं तो क्यों ना उसको हेल्दी बनाया जाए। और बहुत आजकल डिमांड है कि सब चाहते हैं कि हम स्लिम रहें, फिट रहें। तो मुझे खाने की नॉलेज थी, फिर मैंने न्यूट्रिशनिस्ट स्टडी की और फिर मैं न्यूट्रिशनिस्ट बनी। और जो मैं अब बहुत से लोगों को डाइट प्लान्स देती हूँ कि आप फिट भी रहें और कैसे आप अपने खाने को हेल्दी भी बनाएं। तो समरीन, आज मैं बना रही हूँ वेरी टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस होल व्हीट हनी केक। जी, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आप कब घी से बनाएं और कब इसे खाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है उसके लिए होल व्हीट, गेहूं का आटा, कैस्टर शुगर या पीसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लावर, हनी, शहद, रूम टेम्परेचर पे हमने मिल्क लिया है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और ये हमारा कुकिंग ऑयल, कोई भी आप वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। कुछ नट्स हैं जिसमें मैंने लिया है काजू, बादाम और किशमिश, और इसमें कुछ नमक भी जाएगा, वो भी है, और थोड़ा सा है वनीला एसेंस। समरीन, इंग्रेडिएंट्स तो मैंने बता दिए हैं, तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो मैं होल व्हीट केक बना रही हूँ, ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। और इसमें जितने भी हम इंग्रेडिएंट हैं वो सब रूम टेम्परेचर में लेंगे। नॉर्मली हम लोग फ्रिज में रखते हैं चीज़ें, तो सब पहले बनाकर बाहर निकाल कर हम रखेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहले मुझे चाहिए आटा, गेहूं का आटा। ठीक है, जो कप है ना, मैं आपको बता देती हूँ, ये एक मेजरिंग कप रहता है बेकिंग के लिए। ये 250 ml का होता है। ये बहुत ईजिली सबको मिल जाता है। तो ये मैंने पहले ही नाप के रखा हुआ है। तो ये आटा है गेहूं का, जो जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, तो हम ये लेंगे। जनरली हम लोग केक में यूज करते हैं मैदा, लेकिन आज हम बना रहे हैं आटे वाला केक। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप कैस्टर शुगर। वही कप का जो सेट लेंगे उसी का हाफ कप लेंगे कैस्टर शुगर। बारीक चीनी है, आप घर पे चीनी को पीस भी सकते हैं, पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। इसको भी मैंने इसमें ले लिया। ये बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। एक विस्कर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ जो बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट रहता है केक बनाने का, बेकिंग पाउडर। और अब हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। और हमें हमेशा ये स्पून का ही यूज करना है। ये मेजरिंग स्पून हैं, बहुत इजीली मिल जाती हैं। आप हमेशा बेकिंग करते हुए ध्यान रखें कि इसी का ही इस्तेमाल करें। जी, ये 1 टीस्पून हमने डाल दिया। अक्सर लोग जो हैं स्पून का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बहुत चुटकी से या ऐसे ही अंदाजे से डाल देते हैं। साइंस है समरीन, उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी गलती हो जाती है तो केक हमारा ठीक नहीं बनेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं डालने वाली हूँ इसमें बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं, और ये भी बहुत इजीली मिल जाता है। और इसको भी डालेंगे क्योंकि ये एगलेस केक है। सबसे अच्छी बात है, हम लोग केक एगलेस बना रहे हैं तो उसमें ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जरूर डलेगा। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया समरीन, हमने इसमें व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा डाला था 1 + 1/4 कप। ठीक है, और उसमें मैंने डाला था 1/4 कप कॉर्नफ्लावर और हाफ कप कैस्टर शुगर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, तभी मैं इस विस्कर का यूज कर रही हूँ। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब बारी आती है इसके अंदर वेट इंग्रेडिएंट्स, जो गीले इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालने की। और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला केक है। अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ऑयल, और मैं इसमें कोई बटर या घी का इस्तेमाल नहीं कर रही, तो मैं इसको रिफाइंड ऑयल से बना रही हूँ।
ठीक है। अगर चाहें तो कर सकते हाँ हैं बिल्कुल, या आप घी का चाहें तो इस्तेमाल? इसमें मेल्टेड बटर आप ले सकते हैं बच्चों। बटर से भी, क्योंकि मैं इसको फिर पूरा होल व्हीट के साथ बना रही हूँ तो मैं इसको ऑयल के साथ ही बना रही हूँ। तो ये जो है ये है हाफ कप ऑयल। तो जो भी आप कप का मेजरमेंट ले रहे हैं वो हाफ कप लेना है। तो मैंने आप, तो ये इसके बीच में डाल देंगे हम सेंटर में। ये जो भी आप रिफाइंड ऑयल या जो भी आप यूज करते हैं घर पे वो वाला आपने ऑयल लेना है इसमें। ये रख लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे, जैसा कि मैंने बोला ये होल व्हीट हनी केक है तो हनी डालेंगे। गुडनेस ऑफ हनी। हनी आपको पता है कितना हेल्दी रहता है। जी हाँ, शहद के तो वैसे भी बहुत फायदे बहुत। हैं। तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून हनी डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून बड़ी चम्मच को बोलते हैं, ठीक है। तो ये ले लिया, ये हमने डाल दिया। बहुत बहुत टेस्टी आता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको भी हमने ले लिया। और अब बारी आती है मिल्क की। तो ये है हमारे पास दूध, और जो हमने दूध लेना है वो होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, गर्म दूध नहीं लेना हमको। तो ये लेना है 1 कप। तो वही हम लोग कप लेंगे। अच्छा, गरम दूध नहीं नहीं, लेना चाहिए, गरम, इसकी क्योंकि कोई वजह रिएक्शन, खास? हाँ रिएक्शंस हो जाते हैं बीच में। बेकिंग के लिए हमेशा हम रूम टेम्परेचर का दूध ही लेते हैं। तो ठीक है, ये 1 कप दूध ले लिया और इसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा ये बैटर हमारा बन गया है। देखिए अब हम ये देखिए फ्लो देख रहे हैं आप। अब इसमें हम एक चीज डाल रहे हैं, दैट इज वनीला एसेंस। क्योंकि हमें केक में कोई फ्लेवर चाहिए, तो अभी हम प्लेन बना रहे हैं, हम वनीला एसेंस डाल रहे हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, जो भी जैसे आपको कोई पसंद फ्रूट हो। फ्लेवर बनाना है, ऑरेंज, जिस फ्लेवर में स्ट्रॉबेरी, हमें yes, पसंद है वो डाल सकते हैं। तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ। बस आपने स्पून्स और कप्स का ध्यान रखना है कि वो बहुत, मेजरमेंट जो है हमारे बहुत प्रॉपर होने चाहिए। केक में सारा यही रहता है। और ये देखो बहुत जेंटली हमें इसको मिक्स करना है। हमें जैसे बहुत तेजी से नहीं घुमाना, टाइटली नहीं करना। ठीक है, कि इसके अंदर एयर बबल्स ना आए। ये देखिए ये हो गया है हमारा, ठीक है। अब बहुत बारी अच्छा लग बहुत, रहा है। हाँ बहुत सॉफ्ट। जी हाँ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि कैसा केक खाना चाहते हैं। जैसे मैं आज ये बना रही हूँ नट्स वाला केक, क्योंकि नट्स सबको बहुत अच्छे लगते हैं केक्स में, फ्रूट एंड नट्स। जैसा कि फ्रूट एंड नट्स में आ गया है हमारा, तो ये देखिए ये चॉप किए हुए नट्स हैं जिसके अंदर काजू हैं, बादाम है और कुछ वॉलनट्स, अखरोट है और रेजिन्स, किशमिश भी हैं। जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 कप। अगर आप कम लेना चाहें तो आप कम भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, ये एक टिप बता रही हूँ सिमरीन। 1 चम्मच के करीब आटा, क्योंकि हम आटा का केक बना रहे हैं, होल व्हीट फ्लावर, इसको डस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, जब हम लोग केक बनाते हैं तो नीचे सिंक नहीं करते। अक्सर ये शिकायत रहती है कि जब हम केक बनाते हैं तो जितने भी ये नट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सिंक कर जाते हैं, तो वो बीच में नहीं आते। तो उसकी वजह से हमने क्या किया कि आटा या मैदा से इसको हल्का सा डस्ट करके ही इसके अंदर डालें हमेशा। ये हमने इसके अंदर डाल दिया और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब बारी आती है इसको बेकिंग पैन, बेकिंग टिन में ट्रांसफर करने की, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए मैंने लिया है सिमरीन, ये है 7 इंचेस का मोल्ड। केक बनाने का ये मोल्ड है। ये राउंड लिया है, आप स्क्वायर में भी बना सकते हैं, किसी भी शेप में, कोई भी शेप जो आपको तो पसंद ये रेसिपी के लिए 7 इंच का मोल्ड है। और उसको हमने क्या किया, बटर पेपर से लगा लिया, अच्छे से ऑयल लगाया इसके अंदर और बटर पेपर कट करके साइड्स पे लगा लिया, जिससे जब केक बन जाता है तो आप आराम से उसको डीमोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो चिपक जाता है। तो बेटर रहता है बटर पेपर, सबको पता है, उसको आराम से आप थोड़ा सा ऑयल लगाएं और कट कर बटर पेपर आप इस पे अच्छे से लगा दें। और अब हम इसके ऊपर इसको डालेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसे ही आपने बैटर बना दिया, आपको उसी टाइम बेक करना है। ये नहीं कि अभी मैंने बैटर बना दिया और मैं कुछ घंटे कुछ और काम कर लूं फिर बेक कर लूं, नहीं जी। 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपको बेकिंग करनी है। इसके अंदर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जा चुका है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो ये हमने अच्छे से डाल दिया। बहुत ही आसान सा केक बनाने के ये तरीका आप बता रही हैं और बहुत ही जायकेदार होने वाला है, आई एम श्योर। ये अप्रोक्सीमेटली आधा हमारा फिल हुआ है। इसको हल्का सा टैप करेंगे और ये भी जब बेक होगा तो ऊपर हो जाएगा। अब हम इसको ऊपर से डेकोरेट करते हैं, क्योंकि अभी नट्स डाले हैं तो कुछ ऊपर भी डालते हैं। तो अब हम लोग, ये काफी वैसे भी अच्छा लग रहा है, जितना आपको पसंद है आप वैसे डाल सकते हैं। और ये कुछ आलमंड के स्लाइसेस हैं, इसको भी लगा देते हैं। और ये है मेरे पास ग्लेज चेरी, करोंदा चेरी, ये बहुत अच्छी लगती है, खास तौर से बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। हाँ। ये नहीं हो तो टूटी फ्रूटी आती है, आप वो भी लगा सकते हैं। तो सिमरीन, हमारा केक रेडी टू बेक है बिल्कुल। और अब हम इसको ओवन में रख रहे हैं।
मिनट्स हो चुके हैं केक को रखे हुए। चलिए चेक करते हैं, केक बन चुका होगा, उसको निकाल लेते हैं। मोनिका जी, मुझे लगता है कि केक ठंडा हो गया है। केक बिल्कुल ठंडा हो गया है और और हम जब इंतजार कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द चखें। हाँ, और केक जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तभी इसको केक से मोल्ड से निकालना है, नहीं तो केक टूट सकता है। जी। तो चलिए एक शार्प नाइफ की हेल्प से इसको थोड़ा सा ऐसे इंसर्ट कर लेंगे कि ऐसे करके। जी हाँ, और अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। तो कट करते हैं सुमरीन केक को और आपको टेस्ट करवाते हैं। इसी वक्त का तो इंतजार था। चलिए, और केक ठंडा भी हो चुका है, तभी कट करना है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट केक soft, होगा ये, जी। क्योंकि ये होल व्हीट से बना है, तब भी ये बहुत सॉफ्ट होगा। ये देखिए, तो आप बताइए केक कैसा बना है खाकर। जी बिल्कुल ना, हमारे नाज़रीन तो फिलहाल इसे नहीं खा सकते, लेकिन मैं इसका जायका उन्हें बता दूंगी। जी हाँ। बहुत ही जायकेदार बना है मोनिका जी, थैंक यू सो और मच। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मैं भी घर जाके इसे ज़रूर ट्राई करूंगी। और बहुत ही, एक तो न्यूट्रिशन से भरपूर भी है बिल्कुल, और यही बात जायकेदार है। भी है और बहुत ही आसान है, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बना सकते हैं। किचन में हमारे ये सारी चीज़ें मौजूद भी होती हैं जो आपने जी हाँ। इंग्रेडिएंट्स बताए भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, पिछली बार हमने बात की थी लारा जी से इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में और इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में। एक बार फिर से हम उनके पास आ पहुंचे हैं। आइए जानते हैं उनसे कुछ ज़रूरी बातें। आपका एक मर्तबा फिर से खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। अच्छा लारा जी, अगर बात करें घर की दीवारों की, ठीक है ना, तो उनके जो रंग हैं, पेंट है, वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, और इसके अलावा आप हमें ये भी बताइए कि अगर हम घर में पेंट ना करा के कुछ और कराना चाहें, आजकल मार्केट में काफ़ी चीज़ें, ऑप्शंस हैं, तो क्या क्या हम कर सकते हैं? आजकल हम पेंट को छोड़ के वॉलपेपर्स बहुत आजकल फैशन में है, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनर वॉलपेपर्स आते हैं, हर रेंज में आते हैं, जिस तरीके से आपका बजट होगा वो वॉलपेपर उस रेंज में आएंगे। उसके अलावा आजकल WPC पैनल्स आते हैं जो कि रेडीमेड आते हैं, आपको कुछ भी बेस में लगाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें लाइए और आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा पेंटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। आजकल मिरर्स बहुत यूज़ होते हैं, आप डिज़ाइनर मिरर्स ले सकते हैं स्पेस के हिसाब से, और मिरर जो है वो आपके छोटे स्पेस को और बड़ा भी दिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि आजकल सिर्फ पेंट ही एक ऑप्शन है, दीवारों पे लगाने के लिए बहुत तरीके के ऑप्शन है जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर लारा जी बात करें घर की, तो कई बार हमारे पास काफ़ी स्पेस भी होता है, लेकिन कई बार नहीं होता, छोटा फ्लैट है ना। आपने बताया कि पेंट के अलावा हम बहुत सारे ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन घरों के लिए बताएं जो जिनके पास स्पेस कम है। जिन घरों में स्पेस कम होता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन घरों में पर्दे हम लाइट कलर के यूज़ करें, हम दीवारों को लाइट रखें, कारपेट्स को कम ऐड करें, क्योंकि हम जितनी चीज़ें उसमें ऐड करेंगे स्पेस और छोटा लगेगा। हम कारपेट को, हम आजकल जितने भी कर्टन्स हैं, हम उनकी लेंथ हमको फुल हाइट रखनी चाहिए। अच्छा जी, जितनी फुल हाइट हम रखेंगे उतनी रूम की हाइट भी ज़्यादा दिखेगी और उतना स्पेस हमारा बड़ा भी दिखेगा। तो हमको लाइट कलर के कर्टन्स लेने चाहिए, हमें लाइट कलर्स यूज़ करने चाहिए, मिरर्स को ऐड करना चाहिए, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, हैंड क्राफ्टेड चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। तो हम इन चीज़ों से अपने स्पेस को और बड़ा दिखा सकते हैं। अगर हम बात करें चादरों की, है ना, कुशन कवर्स की, तो मौसम के अकॉर्डिंग, है ना, उसके हिसाब से कौन सी कलर की चादरें हम इस्तेमाल करें, कैसे कुशन्स लगाएं, वो भी आप नाज़रीन को बताएं। गर्मी के दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन ब्लेंड की चादरें और लिनन यूज़ करना चाहिए। लिनन जो फैब्रिक है वो बेसिकली गर्मियों के लिए ही यूज़ होता है, तो हम कोशिश करें कि हम गर्मी के दिनों में लाइट पर्दे यूज़ करें, और हमें ठंड के दिनों में डार्क चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे कमरे के अंदर थोड़ी सी गर्माइश भी रहे और हमारा कमरा भी इससे सुंदर लगे। ठंड में हम सिल्क की चादरें यूज़ कर सकते हैं, सिल्क के कुशन कवर्स यूज़ कर सकते हैं, वेलवेट यूज़ कर सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को यूज़ करके अपने और स्पेस को इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और लारा जी जो बहुत ज़रूरी भी है, ख़ास तौर से आजकल क्या हो रहा है कि ओपन किचन का एक फैशन है ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ओपन किचन है तो बड़ा घर में फैलावा सा लगने लगता है। तो कैसे हम अपने किचन को मेंटेन करें, कैसे सजाएं उसे जो वो फैलावा ना लगे? जी,
ओपन किचन दिखता बहुत अच्छा है लेकिन उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। आप ओपन किचन है तो आपको हमेशा आपके ड्राइंग रूम या डाइनिंग से वो विजिबल रहेगा, तो हमेशा आपको उसको साफ ही रखना पड़ेगा। हमें ऐसे ऑर्गेनाइजर या ऐसे ड्रॉर्स बनाने चाहिए जिनमें हम चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। अच्छे से हमें पहले अपने स्पेस को प्लान करना चाहिए ताकि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो वहां पूरी हो सके। अगर आप मान लीजिए आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अगर वो आप उसको सही स्पेस नहीं मिल रहा रखने के लिए तो वो किचन का कोई फायदा नहीं है। तो किचन डिजाइन करने से पहले, अपना कोई भी घर स्पेस डिजाइन करने से पहले अच्छे से प्लान करना चाहिए। बेमतलब की चीजों को घर में नहीं रखना चाहिए। अच्छे से प्लानिंग होगा तो वही चीजें आएंगी जो आपके लिए जरूरत होंगी। बिल्कुल। लारा जी, एक और बेहद ज़रूरी सवाल ये भी है कि कई बार हम मार्केट से जो चीज़ें हैं सजाने संवारने की वो अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना, काफ़ी महंगी चीज़ें मिलती हैं, तो हर इंसान का बजट भी नहीं होता है। तो कैसी चीज़ें इस्तेमाल करें कि घर अच्छा भी लगे, सजा हुआ भी लगे और हमारे पैसे भी कम खर्च हो? जी, तो आजकल दौर चल रहा है अपने हाथों से चीजों को बनाने का। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सिरामिक की चीजें यूज करें, टेराकोटा की चीजें यूज करें। वो एक तरीके से नेचर फ्रेंडली भी होती है, इको फ्रेंडली भी होती हैं और बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होती है। आजकल जो डिनर वेयर्स होते हैं वो भी सिरामिक के मिलते हैं। कोशिश करें कि अच्छे सिरामिक के प्लेट्स, बोल्स और ये सब मिलते हैं, तो उनको यूज करके आप और अच्छे से इनहांस कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें अपने डाइनिंग एरिया की, तो कई बार घर में लोग तो ज्यादा होते हैं, लेकिन उतना स्पेस नहीं होता कि हम जैसे मान लीजिए डाइनिंग, हमारे घर में लोग 4 हैं लेकिन हम 6 सीटर या 8 सीटर ले लिया है, तो वो बड़ा मसला बन जाता है, अटपटा सा लगता है। तो उसको कैसे हम डिजाइन करें कि वो अच्छा भी लगे? और आजकल डाइनिंग टेबल भी बहुत वैरायटी की आने लगी है। डाइनिंग चेयर ना लेके लोग बेंच को ऑप्शन लेते हैं ताकि उसमें 2 से ज्यादा 3 लोग आ सके। वो स्पेस भी कम रहता है और आपकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, हमें हमेशा प्लान करके ही डिजाइन करना चाहिए। जब तक आप अपना स्पेस प्लान नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या सामान आना है। तो मेरे हिसाब से पहले स्पेस को प्लान करें, फिर उसके हिसाब से वहां जो चीजें रिक्वायरमेंट होंगी वो लाएं। लारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार आपने फिर से हमारे नाजरीन को काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। तो नाजरीन, लारा जी से तो मुलाकात हो गई और उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी भी दी है कैसे हम अपना घर सजा संवार सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारी दादी नानी ने तो हमें बहुत सारे नुस्खे बताए ही थे कि कैसे घरेलू चीज़ों से इस्तेमाल करके हम अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम दिल में डरते हैं कि अगर हमने इसे इस्तेमाल किया तो कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। मान लीजिए स्किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, या पेट दर्द में कर रहे हैं तो कोई और प्रॉब्लम ना पैदा हो जाए। तो एक कश्मकश सी जो हमारे दिल में बनी रहती है, उसी को दूर करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर मुजम्मिल रहमान, जो एक यूनानी डॉक्टर भी हैं, और हर बार आप हमें बताती हैं डॉक्टर कि कैसे हम घरेलू जो चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल से रोज़मर्रा की जो बीमारियां हैं उनसे छुटकारा पा लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर। और हर बार की तरह एक बार फिर मैं एक सवाल लेकर एक और आपसे चीज़ पूछने के लिए हम लोग यहाँ हाजिर हैं। इस बार हम पूछेंगे कि जो पपीता है उसका इस्तेमाल हम घरेलू नुस्खे के तौर पर कैसे कर सकते हैं। सारी अमरूद भी है उसको, या बेल पत्थर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल घरेलू नुस्खे के तौर पर कैसे किया जा सकता है, हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, पपीता जो है आजकल बहुत फेमस हो गया है घरों में। पपीता आजकल बहुत तरीकों, मुझे लगता है कि पहले शायद बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल इतना नहीं होता था, सिर्फ ऐसे होता था कि हाँ एज ए फ्रूट ले लिया तो ठीक है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है कि जब से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो बताते हैं लोग या लोगों को पता चलने लगी है, जैसे कि ये काफ़ी मुलय्यन है। ये अगर कब्ज़ है किसी को, दायमी कब्ज़ रहता है किसी को, और वो अगर लगातार रोज़ एक प्लेट पपीता खा ले तो उसको काफ़ी हद तक इससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये इंटेस्टाइन्स को स्मूथ करेगा। उसका एक फाइब्रस है, ये फाइबर बढ़ाएगा अंदर, तो जिसकी वजह से मोशन सही होंगे। तो अगर किसी को कब्ज़ रहता है तो हम ये कहते हैं कि आप पपीता तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें और इसको अपनी रोज़ की डाइट में लें।
उसके अलावा आपने ये देखा होगा कि पपीता आजकल ब्यूटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा माना जाता है कि आप पपीता खाएं और आपका पेट फुल रहेगा, फाइबर है उसमें, तो आप खाना नहीं खाएंगे ज़्यादा तो आपका वज़न काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। बहुत आजकल आप डाइटिशियंस को देखेंगे बहुत रेकमेंड करते हैं कि आप पपीता खाएं, लेकिन वाकई में इसके फ़ायदे हैं कि आप वो जंक फूड से दूर रहेंगे, आप शायद हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से दूर रहेंगे, लेकिन आपने पपीता खाया है जिसमें विटामिन ए है जो हमारी आँखों के लिए सही है, विटामिन के है जो हमारे ब्लड के एक कंपोनेंट है, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो पपीता के दायमी इस्तेमाल से ये चीज़ें तो हो ही रही है। उसके अलावा इसको एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट में तो आया पपाया के अपने फेस पैक्स देखे होंगे, फेशियल्स भी आ रहे हैं, फेशियल्स भी आ रहे हैं, बिल्कुल। तो इन उसका इस्तेमाल भी आप घर में कैसे करें? फेशियल्स तो है ही, आप पपीते का जो छिलका है आपने खाने के लिए तो काट दिया पपीता, उतना तो आप खा लेंगे, लेकिन जो उसका छिलका उसको भी मत फेंकिए, उसको आप अपने फेस पे रब कीजिए। आप ये देखिए कि जो वो झाइयाँ है या जो टैनिंग हुई है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। या पपीते का पेस्ट आप हनी में मिला के उसको 15-20 मिनट लगा के रख दीजिए और थोड़ा सा फिर जब सूखने लगे थोड़ा रब करके उसको हटा दीजिए, तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। तो फ्रूट्स में तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा इसको जो फ्रूट चाट में एज अ मिक्सचर विद अदर फ्रूट्स, जैसे अमरूद आपने कहा, दोनों को मिक्स कर लेंगे तो इसके जो अंदर की प्योरिटी तो हो ही रही है, साथ साथ उसका निखार बाहर भी दिखने लगता है। यानी कि चेहरे का ग्लो सिर्फ इसके लगाने से नहीं, उसके खाने से भी होता है। पेट साफ रहेगा तो ये भी साफ रहेगा। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगी चूंकि लेग्जेटिव है, लेकिन कुछ लोगों को इससे थोड़ा परहेज भी करना चाहिए इसको खाने से। प्रेगनेंसी में कहते हैं कि बिल्कुल प्रेग्नेंट औरतों को नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, परहेज ही करना चाहिए इससे, क्योंकि मैंने कहा ये लेग्जेटिव है, तो इससे कई बार क्या होती है कॉन्ट्रैक्शंस जब इंटेस्टाइन की बढ़ सकती है मोशंस क्रिएट करने के लिए, तो ये माना जाता है कई बार ये यूट्रस के भी कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो उनको परहेज करना चाहिए या उनको नहीं है जरूरत इतनी ज़्यादा लेग्जेटिव की। हालांकि कंट्रोल्ड वे में खा सकते हैं एक फिक्स डोज में, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें, बेटर है कि अवॉइड करें। और अगर किसी को ऑलरेडी मोशंस हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, उनको कब्ज नहीं है, तो उसकी वजह से अगर उन्होंने इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसकी मिकदार ज़्यादा की, तो उनके लूज मोशंस और इवन डायरिया भी हो सकता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो वही है ना कि जैसे हमने पहले भी बात की है कि एक लिमिट है हर चीज़ की, एक फिक्स डोज है कि उस लेवल में हम उस मिकदार में खाएंगे तो हम काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं अपने किचन से ही, जो बिल्कुल रोज़मर्रा की चीज़ें जो हमें बिल्कुल वो लगता है कि बस इसको खा लिया तो ठीक है, लेकिन उसके जो बाकी इस्तेमाल हैं और किस तरीके से हो रहे हैं ये पता चलने के बाद हम उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। अभी मैंने बेल का भी जिक्र किया, बेल का तो ये है कि बेल का तो आप देखते हैं शरबत का कितना इस्तेमाल होता है आजकल गर्मियों में, तो वो भी पेट के लिए बहुत अच्छा है। ये जो फ्रूट्स हमारे हैं इनके अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टी। तो जो भी हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में आजकल बहुत स्ट्रेस होता है, हमारे जो अंदर बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, तो उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए इन फ्रूट्स के अंदर, जैसे बेल पता है, अमरूद है या और भी कोई फ्रूट्स है, पपीता है, इनके अंदर ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। वो इनको कंट्रोल करके हमारी बॉडी में डिफेंस पैदा करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है, हो जाएगी। तो बिल्कुल बेशक हम इसका इस्तेमाल बहुत सिर्फ ऐसे ही खाने में नहीं कर सकते, एज ए मेडिसिनल भी। तो मैं खास तौर पर उनके लिए कहूँगी जिनको दायमी कब्ज रहता है वो बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उस छिलके को ना फेंके, ये खास तौर पर उन औरतों के लिए जो घर में आप उसको फ्रूट तो खिला रहे हैं घर में बच्चों को, बड़ों को, लेकिन उसका इस्तेमाल अपनी आप फेस पे कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर साहब कि हम अगर फ्रूट्स खा रहे हैं तो जो उसके छिलके हैं अगर उनसे भी हम एक तरीके से अपने फेस के ऊपर अपनी स्किन को ज़्यादा फाइबर उसमें भी है, तो उसको भी अगर हम बिल्कुल छिलके के साथ भी खा ले तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, वो भी बहुत फायदा है। तो अगर वो नहीं कर सकते कम से कम अपने चेहरे पे ही लगा लें तो काफ़ी उससे फर्क पड़ेगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और डॉक्टर साहब एक बात आपने बहुत सही कही नाजरीन, डॉक्टर साहब ने कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि अगर हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे मिकदार में ना करके उसकी डोज बढ़ा के करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। तो एक लिमिट में हर चीज़ का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आज फिर से आपने हमें एक बहुत ही अहम जानकारी फराहम की है हमारे नाजरीन को, लेकिन हर बार की तरह हम डॉक्टर साहब को फिर से परेशान करेंगे, फिर हम इनको साथ लेकर आएंगे और कोई ना कोई ऐसा नुस्खा इनसे पूछेंगे, घरेलू नुस्खा जो हमारे लिए बहुत ही कामयाब साबित होगा। नाजरीन उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज का ये एपिसोड भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा और हमने जो आपको ये छोटी छोटी बातें बताई हैं, टिप्स दी हैं,
वो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगी और उनसे फैज़याब होंगी। वैसे अगर हमारा कोई भी एपिसोड कुछ लम्हे फुर्सत का आप से छूट जाता है या आप नहीं देख पाती हैं तो उसे आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकती हैं। इसी के साथ अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, अगली मर्तबा फिर होगी आपसे मुलाकात इसी चैनल पर इसी वक्त। खुदा हाफिज़।